हेलो दोस्तों, मैं हूं माजिद। आप देख रहे हैं बोल अनमोल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एनआरसी के बारे में इतना क्लियर जानकारी मिल जाएगी कि फिर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एनआरसी पे लोगों ने जो सवाल किए उस पर भारत सरकार ने, मोदी शाह ने क्या जवाब दिया वो भी पूरा सुनेंगे। 13 सवाल पब्लिक ने किया है, उसका जवाब क्या दिया है वो भी देख लीजिएगा। और एक पूरी एक सरकारी रिपोर्ट आप लोग देखेंगे, इधर उधर की कोई फेक वीडियो नहीं, पूरी जानकारी ले लें। एक वीडियो देख लेंगे, इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। लागू होने से पहले नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन लाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो ये हो नहीं सकता, इसलिए ये पहले ही काम हो जाएगा। आपको बता दें, सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को ही संसद से ये कानून पास करवा दिया था और अगले ही दिन राष्ट्रपति ने इस पर मुहर भी लगा दी थी। लेकिन कानून के खिलाफ भारी विरोध और कोरोना महामारी की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। कुछ दिन पहले बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कट मैसेज दिया था कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीएए के माध्यम से नागरिकता दे देना। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीएए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है, उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करो। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव से पहले सीएए को लागू किया जाएगा। लेकिन आपको जरा 4 साल पहले की बात याद दिला दूं, जब सीएए कानून बन रहा था तब देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ था। सबसे ज्यादा विरोध राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में देखा गया था। तस्वीरें आपको याद ही होंगी जब सीएए के खिलाफ महिलाएं धरने पर बैठ गई थी, प्रदर्शनकारियों ने सड़क बंद कर दी थी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। शाहीन बाग में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में 55 दिनों तक आंदोलन चला था। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भी हुई थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान भी गई थी। देश की राजधानी के साथ दूसरे हिस्सों में भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा विरोध असम और त्रिपुरा में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने इस पर व्यापक प्रोटेस्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि जिस कानून को सरकार लागू करने जा रही है, उससे लेकर 4 साल पहले हंगामा क्यों हुआ था और आज भी हंगामा होने का आसार क्यों है? सीएए के विरोध में जो प्रदर्शन हुए थे उसमें मुस्लिम ही क्यों थे? आपको बता दी, सीएए को लेकर मुस्लिमों के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई। उन्हें ये बताया गया कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद उनकी नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी, जबकि सच्चाई ये है कि ये कानून नागरिकता छीनने वाला नहीं है। यानी कि इससे आपकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी, बल्कि इसके जरिए तो सिटीजनशिप दी जाती है, नागरिकता दी जानी है। वैसे गैर मुसलमानों को इसके तहत नागरिकता मिलेगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर भारत में बसे हैं। लेकिन इस कानून को लेकर विपक्ष सियासत कर रहा है, इसे मुस्लिम विरोधी बताता है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसमी कहते हैं कि सीएए लाकर बीजेपी हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कराने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी इस वक्त हमारे साथ में। आजमी साहब, ये चर्चा है कि अगले हफ्ते में जो है सीए लागू हो जाएगा और उसमें गैर मुस्लिमों को कुछ रियायत दी गई, छूट दी गई है, कैसे इसको देखें? नहीं, गैर मुस्लिमों को कुछ रियायत नहीं गई, बहुत रियायत दी गई है कि किसी गैर मुस्लिम के पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं हुआ, कोई एविडेंस प्रूफ नहीं हुआ, तो उसको बैक दूसरे तरीके से उसको ले लिया जाएगा, लेकिन मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। मुसलमान इस देश का रहने वाला है, जहाँ जो पैदा होता है उसका वो देश होता है, उसको इस तरह से हैरान करना, ये समझते हैं
हैं कि अब इलेक्शन आ रहा है तो ये एक और ये इनके पास हथियार है कि मुसलमानों को जितना भी उपेक्षित करेंगे, जितना मुसलमानों को के साथ जुल्म ज्यादती करेंगे, उतना इनको मेजॉरिटी का वोट मिलेगा। उनके दिमाग उनको ये नहीं है कि मैं इलेक्शन आने के पहले जो है आचार संहिता लगने के पहले ये तय कर लूंगा कि देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, देश में किसी को कोई बेरोजगार नहीं होगा, देश की उन्नति होगी। ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं खुली निंदा करता हूँ ऐसी चीजों की जो देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ये सरकार करने जा रही है। इस बार लागू नहीं हो पाता, क्या इस बार अगर आता है तो आपकी पार्टी का और क्या रुख रहेगा इंडिया अलायंस का? देखिए, ऐसा है कि सबका ये रुख रहेगा, सभी उसका अपोज करेंगे। पिछली बार बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, अगर ऐसी चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि देश में फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। Do stock trading at your fingertips. अब सोचिए जरा, इस कानून से तो नागरिकता देने का काम हो रहा है, ना ये हिंदुओं की बात है, ना मुसलमानों की बात है, और ना ही ये भारत के नागरिक की बात है। ये तो उन लोगों की बात है जो बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है, प्रताड़ित है, उन्हें नागरिकता देने की बात हो रही है जो नॉन मुस्लिम है। जिस कानून को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, विपक्षी पार्टी जिसे लेकर मुसलमानों को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आइए आपको बताते हैं CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून आखिर में है क्या। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के दायरे में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आता है। वहां पर रहने वाले गैर मुस्लिम आते हैं, यानी कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, वो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस कानून का मकसद ये है कि जो गैर मुस्लिम इन मुल्कों में रह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हैं और उन्हें उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें भारत शरण दे रहा है, नागरिकता दे रहा है। इस कानून के तहत सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हुए लोगों को ही नागरिकता दे रहा है। ऐसा नहीं है जब जिसका मन आया तब उसे नागरिकता दे दी गई। उसके लिए भी ये तय किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में आकर बस गए उन्हें ये नागरिकता दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कानून 4 साल पहले बन गया था तो अभी तक इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, और कानून बनने के इतने दिन के भीतर उसे लागू करना आवश्यक होता है। तो वो भी आपको समझा देती हूँ, इन सवालों का जवाब भी आपके सामने रख देती हूँ। CAA कानून 4 साल पहले 12 दिसंबर 2019 को बना दिया गया था। कोई भी कानून जब बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर लागू किया जाता है या निभा देता है। अगर उसमें देरी होती है तो इस बारे में कमेटी और सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को इन्फॉर्म करना होता है। इसलिए केंद्र सरकार अब तक इसका टाइम फ्रेम 8 बार बढ़ा चुकी है। अब माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तारीखों का ऐलान होने से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, CAA को लागू किया जाएगा। वो कौन कौन लोग हैं जो CAA के नाम पर मुस्लिमों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आप समझिए। वो कौन है जो मुस्लिम कम्युनिटी को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर डरा रहे हैं कि उनकी नागरिकता चली जाएगी, वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, उनसे कागज पत्र मांगे जाएंगे। तो उनके लिए भी ये हिस्सा देखना बहुत जरूरी है। CAA को विपक्षी पार्टी के नेता और कट्टरपंथी मुसलमान विरोधी बता रहे हैं। इस कानून के बहाने मुसलमानों में NRC का डर दिखाया जा रहा है। CAA में मुस्लिम शब्द न होने की वजह से इसके नाम पर इसको धर्म से जोड़कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी के नेता लगातार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है कि इस कानून की वजह से मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ओवैसी CAA और NRC के साथ साथ NPR को भी जोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है, बल्कि उनसे नागरिकता छीनी जा रही है। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। ये बीजेपी RSS इन लोगों को तैयार कर रही है। नहीं, CAA से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को CAA की C नहीं आती, तुम्हारे को CAA का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको NRC NPR नहीं मालूम। नहीं, मस्जिद से बातचीत होंगी, क्यों? मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है। तुमको शरीयत नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही है।
सीएए में मुस्लिम शब्द नहीं है और इसी का फायदा कट्टरपंथी और विपक्षी दलों के नेता उठा रहे हैं। वो बार बार मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि इस कानून के लागू हो जाने की वजह से उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में मुस्लिमों को जगह क्यों नहीं दी गई है। इसके पीछे वजह बहुत ही क्लियर है। सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात की जा रही है, क्योंकि ये तीनों ही देश ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इन देशों में अगर आप गैर मुसलमानों की स्थिति देखेंगे तो पड़ोसी मुल्क में मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी में है, इसलिए इस कानून में उन्हें जगह नहीं दी गई है। अब आपको जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी का बयान भी सुनाती हूँ, जो लोगों को अपने कागजात दुरुस्त करने की सलाह दे रहे हैं, वो भी सीएए के नाम पर। मैं वोट देने की बात नहीं करता, लेकिन वोटर लिस्ट को सही करना और उसको सही करवाना ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। अगर उस जिम्मेदारी को हमने अदा नहीं किया आज की तारीख में, तो हम मुजरिम होंगे। समझ लीजिए, ये जुर्म हमारे ऊपर आएगा, नस्लें माफ नहीं करेंगे। आपको बेदार होना है, कुर्बानी देनी है, जिद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है। कोई एक बच्चा बच्ची जो उम्र हो चुकी है और उसको इंक्लूड होना है उस लिस्ट में। सीएए के लागू होने से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसे लेकर फिर से विरोध हो सकता है। असम में भी इसके खिलाफ हंगामा होने की अटकलें हैं, क्योंकि 2019 में भी यहाँ मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोगों ने सड़क पर बवाल किया था। आपको बता दें, असम के लोगों में आखिर डर क्या है और क्यों वो इस कानून का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों को डर है कि बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी तो राज्य में कल्चर को नुकसान होगा। जहाँ एक और स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति को बचाए रखने की चिंता है, तो वहीं घुसपैठियों को ये डर है कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद उन्हें असम से बाहर निकाला जा सकता है। राज्य में एनआरसी पहले से ही लागू है, ऐसे में इनका ये डर और ज्यादा बढ़ गया है। अब बात सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून की, जो पास तो 4 साल पहले ही हो गया था, लेकिन मोदी सरकार अब इसे लागू करने जा रही है। आज आपको बताऊंगी कि केंद्र की मोदी सरकार कब कानून को लागू करने जाएगी, इसके लागू होने पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या पिछली बार जो इस पर संग्राम मचा था उससे निपटने के लिए इस बार मोदी सरकार पूरी तरह से तैयार है। 10 दिन के बाद 24 के रण के लिए रणभेरी बच जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं। पहले अनुच्छेद 370 हटाया, फिर राम मंदिर बनाया और अब सीएए लागू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन लाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो ये हो नहीं सकता, इसलिए ये पहले ही काम हो जाएगा। आपको बता दें, सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को ही संसद से ये कानून पास करवा दिया था और अगले ही दिन राष्ट्रपति ने इस पर मोहर भी लगा दी थी, लेकिन कानून के खिलाफ भारी विरोध और कोरोना महामारी की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। कुछ दिन पहले बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कट मैसेज दिया था कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। सीएए को लेकर के सरकार का कहना है कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो रही है और इस वजह से सरकार ने अब ये एक स्टेटमेंट जारी किया है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें सरकार कह रही है Q&A ऑन एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, यानी कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मैं इसके बारे में अब आपको जानकारी दे दूंगा। Q&A यानी क्वेश्चन आंसर्स एनआरसी के बारे में करीब 13 सवाल हैं इसमें, जिनके उन्होंने जवाब दिए हैं, तो उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अब कहाँ तक इन सवालों के जवाब से डाउट क्लियर होगा या और डाउट बढ़ेगा, उसके बारे में तो आगे ही चर्चा होगी, लेकिन बहरहाल ये सरकार की तरफ से 13 सवालों के जवाब देने की एक बड़ी और पहली पहल है और मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहला सवाल जो इसमें है वो है, इज एनआरसी अ पार्ट ऑफ सीएए? क्या एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ही एक हिस्सा है या नहीं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए? तो उसका जवाब है नहीं। सीएए जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक अलग कानून है और एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है। सीएए जो है वो नेशन वाइड इफेक्ट आया है जब से पार्लियामेंट में पास हुआ है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जबकि एनआरसी रूल्स और प्रोसीजर्स जो देश के लिए हैं वो
नहीं हुए हैं, ऐसा सरकार का दावा है। सरकार लिखती है कि जो एनआरसी प्रोसेस है जो कि असम में हुआ वो इम्प्लीमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एज मैंडेटेड इन दी असम अकॉर्ड। तो ये दो अलग अलग चीजें जिसका स्पष्टीकरण सरकार ने दिया है। दूसरा सवाल है, डू इंडियन मुस्लिम्स नीड टू वरी अबाउट CAA प्लस NRC, यानी कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC से चिंता करने की जरूरत है? तो उसका जवाब ये है कि देयर इज नो नीड फॉर एनी इंडियन सिटीजन ऑफ एनी रिलीजन टू वरी अबाउट CAA और NRC, कि ना CAA ना NRC से भारत के किसी भी नागरिक को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बोल देने से क्या परेशानी खत्म हो जाएगी? क्योंकि लोग NRC को CAB के साथ जोड़ करके देख रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर आप बाकी शरणार्थियों को नागरिकता दे देंगे और अगर उसमें मुसलमान शब्द नहीं लिखा है तो क्या एक NRC प्रक्रिया में सिर्फ मुसलमान ही हैं जो देश से बाहर कर दिए जाएंगे? इस सवाल का जवाब अभी तक इन दो सवालों में नहीं आया। तीसरा सवाल जिसका जवाब सरकार देती है, विल NRC बी फॉर पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, क्या NRC एक धर्म के लोगों के लिए होगा या नहीं? इस पर जवाब है नहीं, NRC का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। NRC जो है वो हर भारतीय नागरिक के लिए है, एक सिटीजन रजिस्टर है जिसमें नाम पंजीकृत या दर्ज किए जाएंगे, ये सरकार की दलील है। विल पीपल बी एक्सक्लूडेड इन NRC ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, क्या धर्म के आधार पर NRC में लोग उससे बाहर होंगे? सरकार का जवाब है, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब लोग मांग रहे हैं, सरकार का जवाब है नहीं, NRC किसी भी धर्म के लिए नहीं है या किसी धर्म के बारे में नहीं है। व्हेनेवर NRC विल बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जब भी NRC लागू होगा, टाइमलाइन नहीं दी है सरकार ने, उन्होंने बोला है whenever NRC will be implemented, it will neither be applied on the basis of religion nor it can be implemented on the basis of religion, यानी कि ना तो ये धर्म के आधार पर अप्लाई होगा और ना ही लागू होगा धर्म के आधार पर। कोई भी, no one can be excluded just on the basis of a particular religion, कोई भी इससे छूटा नहीं होगा या इसके एम्बिट में ना आए सिर्फ इसलिए कि उनका धर्म कुछ है, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी भी वो जो महत्वपूर्ण जवाब है कि NRC और CAB को अगर आप साथ में देखें तो सिर्फ मुसलमान ना लिखे जाना CAA में, क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग NRC में और धर्म के लोग हैं जिनका नाम एक्सक्लूड हो जाएगा, उनको तो एक बैकडोर एंट्री हो जाएगी CAB से? ये डर है लोगों का। तो NRC की प्रक्रिया में मुसलमानों का क्या होगा, उस पर अभी तक मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास स्पष्टीकरण है। अगला सवाल है, बाय कंडक्टिंग NRC विल वी बी आस्क्ड टू प्रेजेंट प्रूफ ऑफ अस एज बीइंग इंडियन, क्या हमको ये साबित करना पड़ेगा कि हम भारतीय नागरिक हैं या हम भारतीय हैं इस NRC की प्रक्रिया में? तो उस पर सरकार का जवाब है, पहली बात ये जानना जरूरी है कि नेशनल लेवल पर कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि NRC प्रक्रिया शुरू होगी। ये एक स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आया है, लेकिन अगर आप बयान सुने, चाहे लोकसभा के चुनाव के दौरान जो अब गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बयान सुने या उनके हाल फिलहाल के बयान सुने, तो वो एक टाइमलाइन जरूर देते हैं, बताते हैं ऐसा कि NRC लागू होगा, फलान तारीख तक होगा, ढिमकान तारीख तक होगा। वो तमाम उनके स्टेटमेंट्स जो हैं और सरकार के और लोगों के स्टेटमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर और अलग अलग क्लिप्स अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट कहता है कि इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड, अगर ये लागू होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने भारतीय होने का प्रूफ देना पड़ेगा। NRC इज मेयरली अ नॉर्मल प्रोसेस टू रजिस्टर योर नेम इन द सिटीजन्स रजिस्टर, ये एक प्रक्रिया है जिसमें आप एक सिटीजन रजिस्टर में आपका नाम पंजीकृत होगा। जस्ट लाइक वी प्रेजेंट आवर आई कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्टरिंग आवर नेम्स इन द वोटर लिस्ट में जिस तरीके से अपना आई कार्ड देना होता है और गेटिंग आधार कार्ड, वही डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी जरूरत पड़ेगी NRC के लिए एज एंड व्हेन इट इज कैरिड आउट, यानी कि जब भी ये प्रक्रिया की जाएगी तब आपको जिस तरीके से आपको वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अपना आई कार्ड देना होता है और आधार कार्ड बनवाने के लिए देना होता है, उसी तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अब इस पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर ऐसी ही प्रक्रिया करनी है तो आधार तो है ही, आधार में आपके पास सारे नागरिकों का एक नंबर भी है, आपके पास पूरा पंजीकृत है, फिर से ये पूरी प्रक्रिया क्यों करा रहे हैं? सरकार ये बताना चाहती है सवाल नंबर 5 से कि इसको असम के NRC जैसी एक्सरसाइज की तरह
द्वारा ना देखा जाए। ये आपको नागरिकता का प्रमाण एक तरीके से नहीं है, आपका एक समझ लीजिए कि एक रजिस्टर में आपका नाम पंजीकृत हो रहा है और कुछ नहीं, ऐसा सरकार का दावा है। छठा सवाल, हाउ इज सिटीजनशिप डिसाइडेड, कैसे तय करते हैं कि कौन नागरिक है या नहीं? विल इट बी इन दी हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्या सरकार के हाथों में होगा ये तय करना कि कौन नागरिक है या नहीं? तो उस पर जवाब है कि सिटीजनशिप ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी भी आदमी की नागरिकता जो है वो सिटीजनशिप रूल्स 2009 के तहत तय होती है। ये रूल जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 पर आधारित है। रूल जो है वो पब्लिकली सब लोगों के सामने है। 5 क्राइटेरिया हैं जिस पर ये निर्धारित होती है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एंड सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन। CAA के तहत जो लोग नागरिक बनेंगे वो सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन में बनेंगे। तो ये सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है। अभी भी 6 सवाल हो गए हैं। जो मुख्य सवाल था NRC और CAB से जोड़ करके और उसमें क्या और धर्म के लोगों को एंट्री मिल जाएगी और सिर्फ मुसलमानों की एग्जिट होगी, उस पर स्पष्टीकरण अभी भी नहीं है। सवाल नंबर 7 कि क्या मुझको डिटेल्स देनी पड़ेंगी मेरे माँ बाप के बर्थ की अपनी नागरिकता साबित करने के लिए? तो उसमें जवाब ये है, इट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर बर्थ सच एज डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि अगर आप ये बता दें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या अगर आप डिटेल्स दे दें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, महीना, साल और आप कहाँ पैदा हुए, तो उतना प्रमाण फिलहाल काफी है। इफ यू डू नॉट हैव द डिटेल्स ऑफ योर बर्थ, अगर आपके पास अपने पैदा होने के दस्तावेज नहीं है, देन यू विल हैव टू प्रोवाइड द सेम डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स। तब आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स रखनी पड़ेगी। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपल्शन टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट ऑफ और बाय द पेरेंट्स, यानी कि माँ बाप के कोई भी दस्तावेज देने की आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सरकार का कहना है। सिटीजनशिप कैन बी प्रूव बाय सबमिटिंग एनी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि कोई भी दस्तावेज जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताता है, अगर आप वो सबमिट कर दें तो उससे आपकी नागरिकता स्पष्ट हो जाएगी। हाउएवर, सरकार कहती है, हाउएवर अ डिसीजन इज येट टू बी टेकन ऑन सच एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स। अब ये पेंच है, ये एक बड़ा पेंच है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बता के कि आप किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट जिसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हो, वो दे करके अपनी नागरिकता प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हाउएवर अ डिसीजन इज येट टू बी टेकन ऑन सच एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, कि कौन सा वो दस्तावेज होगा जो वैलिड होगा एज प्रूफ, उस पर अभी भी चर्चा होनी है या उस पर निर्णय होना बाकी है। अब ये आधार कार्ड होगा, ये जैसे नीचे लिखा है, दिस इज लाइकली टू इंक्लूड वोटर कार्ड, ये यहाँ लिखा है वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंसेस, इंश्योरेंस पेपर्स, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड, होम और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यानी कि अगर अमूमन ये माना जा सकता है कि जब भी ये कानून बनेंगे तो जो संभावित डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि माने जाएंगे, मान्य होंगे, वो हो सकते हैं वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल से निकलने का सर्टिफिकेट प्रमाण या कोई और सरकारी दस्तावेज। The list is likely to include more documents so that no Indian citizen has to suffer unnecessarily, यानी कि इसमें और दस्तावेज भी जोड़े जा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं उनका ये कहना है कि भाई अगर यही करना है तो आपके पास आधार है, NSSO सर्वे है, सेंसस है, तो फिर इस प्रक्रिया की जरूरत क्या है? आधार में तो सरकार के पास पहले से ही, अगर आधार के डॉक्यूमेंट से, आधार कार्ड से रजिस्टर में आपका पंजीकरण हो सकता है, तो ये तो ऑटोमेटिकली भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपके पास कितने लोगों का आधार है, आप रजिस्टर कर लीजिए। पूरी ये प्रक्रिया लोगों से करवाने का क्या जरूरत है? ऐसा आरोप सरकार पर लग रहा है, खासतौर से अगर ये उनका प्लान है। तो ये एक चीज तो स्पष्ट हो गई, ये असम के NRC से बड़ा अलग है, ये असम वाला NRC नहीं है, तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। 8वां सवाल, डू आई हैव टू प्रूव एंसेस्ट्री डेटिंग बैक बिफोर 1971? क्या मुझे 1971 से भारतीय नागरिकता
मेरे पिता की, उनके पूर्वजों की क्या मुझे साबित करनी पड़ेगी? तो सरकार कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इस टाइप का कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या डॉक्यूमेंट या बर्थ सर्टिफिकेट अपने माँ बाप या अपने पूर्वजों का सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ असम एनआरसी के लिए लागू था, क्योंकि वो असम अकॉर्ड यानी कि असम का जो समझौता था 85 का, उस पर आधारित था एंड द डायरेक्टिव ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर था। फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी देश के लिए एनआरसी प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से अलग है और सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आई कार्ड्स रूल 2003 से गवर्न्ड होगा। तो ये इसको सरकार ने स्पष्टीकरण किया है कि असम में जिस तरीके से एनआरसी हुआ था, इस एनआरसी को असम की एनआरसी की तरह ना देखा जाए। ये एक अलग प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में एक नाम लिखने जैसा, ऐसा सरकार का दावा है, जो कि आप वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, इंश्योरेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, जमीन के कागजात और कोई सरकारी दस्तावेज, उससे भी साबित कर सकते हैं। तो वो क्रिटिसिज्म अभी भी वाजिब है कि अगर यही करना था तो आप सीधे ही कर लेते, आधार में तो आपके पास डिटेल्स हैं। ये हो गए 8 सवाल। 9वां सवाल है, इफ इट इज सो इजी टू प्रूव आइडेंटिटी, फिर 19 लाख लोग, अगर इतना आसान है अपनी नागरिकता साबित करना, तो असम में 19 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित क्यों हुए एनआरसी से? बड़ा जरूरी सवाल। इसका जवाब सरकार ये देती है कि घुसपैठ जो है वो असम में एक बहुत पुरानी समस्या है। इसको रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी सरकार ने घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए एक अग्रीमेंट किया, जिसमें एनआरसी की एक कट ऑफ डेट बनाई गई, जो डेट थी 25 मार्च 1971। तो ये सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि इसको आप असम के एनआरसी से ना देखें। एक तरीके से एकदम अलग चीज है, सिर्फ नाम एक है, प्रक्रिया अलग है, ऐसा सरकार का दावा है। 10वां सवाल, ड्यूरिंग एनआरसी विल वी बी आस्क्ड टू प्रेजेंट ओल्ड डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू कलेक्ट? क्या हमको एनआरसी की प्रक्रिया के दौरान कुछ पुराने दस्तावेज देने होंगे जिनका प्रमाण लोगों के पास होगा ही नहीं या हो ही नहीं सकता? कहां से लोग लाएंगे पुराने दस्तावेज? तो इस पर सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वही जरूरी होंगे अपनी आइडेंटिटी साबित करने के लिए। जब एनआरसी अनाउंस होगा एक नेशनल लेवल पर, तब रूल और इंस्ट्रक्शन जो है वो साफ साफ तरीके से सब किसी को बता दिए जाएंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। सरकार बहुत ही स्पष्ट तरीके से अभी कुछ शब्दों का प्रयोग कर रही है जो कि है इफ, अगर आगे लागू हुआ या जब लागू हुआ। कोई टाइम फ्रेम अभी तक नहीं दिया है इन 10 सवालों में। तो उनका कहना है, गवर्नमेंट हैज नो इंटेंशन ऑफ हैरेसिंग इट्स सिटीजंस और पुटिंग देम इन ट्रबल। सरकार की कोई मंशा नहीं है कि किसी भी नागरिक को किसी भी किस्म की कठिनाई से गुजारा जाए। ऐसा 10वें सवाल में कहा गया है। 11वां सवाल, व्हाट इफ अ पर्सन इज इलिटरेट एंड डज नॉट हैव रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स? अगर कोई आदमी अनपढ़ है और उसके पास वाजिब कागजात नहीं है, तो उसके केस में क्या हो? तो इस केस में सरकार ने जवाब दिया है कि ऐसे मामले में जो अथॉरिटीज हैं वो ऐसे आदमी को अलाउ कर देंगे कि वो एक विटनेस लेकर के आए, यानी कि एक और किसी आदमी को लेकर के आए जो उनके लिए एक तरीके से उनके लिए एक बॉन्ड साइन करे। ऑल्सो अदर एविडेंस एंड कम्युनिटी वेरिफिकेशन एटसेट्रा विल ऑल्सो बी अलाउड, यानी कि ऐसा कोई आदमी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है उसको एक विटनेस लाने की इजाजत रहेगी, और कम्युनिटी वेरिफिकेशन यानी कि उसके समाज में आसपास के लोग जो हैं वो उसके बिहाफ पर वेरीफाई करेंगे। अ प्रॉपर प्रोसीजर विल बी फॉलोड, यानी कि इसकी एक प्रक्रिया बनाई जाएगी जिसको फॉलो किया जाएगा। कोई भी भारतीय नागरिक जो है उसको किसी भी अनड्यू ट्रबल से नहीं गुजरना पड़ेगा, उसको किसी भी दिक्कत से नहीं गुजरना पड़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है। सवाल अभी भी वही उठता है, सबसे बड़ा सवाल, जिसको मैं इन 13 जवाबों के बाद बताऊंगा। 12वां प्रश्न ये है कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया हु डू नॉट हैव होम्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनको आप चिन्हित उनकी आइडेंटिटी पे नहीं कर सकते हैं। व्हाट विल हैपन टू सच पीपल? ऐसे लोगों का क्या होगा? अब इस पर सरकार का ये कहना है कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ऐसे लोग जो हैं, सच पीपल वर ऑन सम बेसिस एंड दे ऑल्सो गो
also goes the benefit of the welfare schemes of the government. इनको सरकार की जो welfare schemes हैं उन पर भी उनसे भी लाभ मिलता है. Their identity will be established on the basis of that. यानी कि कोई भी अगर ऐसा आदमी है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, गरीब भी है, घर भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये बोलना कि ऐसे बहुत भारी तादाद में लोग हैं, सरकार कहती है ऐसा सच नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका लाभ लेते हैं. वहां से जानकारी निकाल ली जाएगी. 13वां और आखिरी सवाल, क्या एनआरसी एक्सक्लूड करता है ट्रांसजेंडर्स को, जो लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं उनको, आदिवासियों को, दलित को, महिलाओं को, जो लोग लैंडलेस हैं या जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? तो उस पर सरकार का कहना है कि नहीं, एनआरसी जब भी लागू होगा, फिर ये देखिए, नो, एनआरसी एज एंड व्हेन कैरीड आउट does not affect any of the mentioned above. यानी कि अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, कोई किसी धर्म में नहीं मानते हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, औरत हैं, लैंडलेस विदाउट और विदाउट डॉक्यूमेंट्स अगर आप हैं, तो as and when carried out it will not affect any of the mentioned above. यानी कि इनमें से किसी भी लोगों को प्रभावित नहीं करेगा. तो अभी सरकार का कहना है कि इसको लेकर के डर पालना ठीक नहीं है, और जब नियम बनेंगे तो नियम इस तरीके से बनेंगे कि किसी को भी किसी किस्म का कष्ट ना हो. जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, मैंने इन 13 सवालों को बारीकी से एक एक चीज का सरकार का जो जवाब है वो आपके सामने रखा. एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि सरकार को अब जो सबसे पहली चीज समझानी होगी वो ये है कि इस प्रक्रिया की फिर जरूरत क्या है. क्योंकि अगर आप कुछ बयान सुने तो बहुत सारे भाजपा नेता मई में जो उन्होंने स्पीचेस दी अलग अलग जगह लोकसभा के चुनाव से पहले, उसमें उन्होंने बोला कि चुन चुन के लोगों को ढूंढा जाएगा जो घुसपैठी हैं और उनको बंगाल की खाड़ी में डाल दिया जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा. ये दीमक की तरह देश को चाट रहे हैं. ये सब कुछ बयान थे. जो हमको जानकारी मिल रही है, इस प्रक्रिया जो सरकार बता रही है, इससे तो वो कोई भी पर्पस सर्व नहीं होता है. ये तो असम के एनआरसी जैसा नहीं है, ये दूसरा एनआरसी है. ये एनआरसी है ही नहीं, यूं कहें, ये तो बस एक पंजीकरण है. अगर ये पंजीकरण है तो सरकार का ये दावा है कि हमने लोगों आधार का बड़ा जबरदस्त पेनिट्रेशन है, करीब 90% लोग जो हैं उनका आधार है. तो सरकार चाहे तो एक झटके में और आधार क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट वैलिड है, 90% लोगों को इस समस्या से बाहर निकाल सकती है, क्योंकि उनके आधार की डिटेल्स 90 से ज्यादा उनकी आधार की डिटेल्स तो सरकार के पास है ही. फिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार? फिर क्या ये सिर्फ 10% लोगों के लिए ये कार्रवाई है? क्या है इसके बारे में सरकार की मंशा? अगर ये घुसपैठियों को हटाने की बात है तो क्या इस प्रक्रिया से घुसपैठिए हट जाएंगे, या जो अलग अलग तरीके हैं जिससे लोग पंजीकृत हो सकते हैं वो उससे पंजीकृत हो जाएंगे? ये सब कुछ सवाल हैं जिसके जवाब सरकार को देने होंगे, और ये सवाल पूछे भी जाने चाहिए और पूछे जाएंगे भी. तो आप अपने सवाल जारी रखें, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें कि इन सवाल जवाबों से जो सरकार ने जो जवाब दिए हैं इससे क्या आपको कुछ राहत मिली, क्या आपको कुछ स्पष्टीकरण हुआ, और अगर कुछ और सवाल हैं आपके मन में तो आप वो सवाल अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. जैसे जैसे हमको मौका मिला सरकार के लोगों से बात करने का तो हम उनसे वो सवाल पूछेंगे. तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर. तब तक के लिए नमस्कार.